प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल ड्रीम विजन एकेडमी में। कल तो मैंने आपको सस्पेंस में डालकर छोड़ दिया था ना कि आपके टीचर को मैंने गलत बोला कि आपके टीचर ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको अभी तक गलत पढ़ाया है। मैंने आपको सस्पेंस में डाला है और मैं आज आपके सारे सस्पेंस खोलने वाला हूँ। मैंने खुद को सही नहीं बोला था, मैंने ये नहीं कहा कि मैं जो पढ़ाऊँगा वो एकदम सही होगा, और ना ही मैंने ये कहा कि आपके टीचर पूरी तरह से गलत हैं। ठीक, आगे के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं कल के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। कल हमने पढ़ा था टेंस। टेंस के 3 तरह काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 काइंड्स पढ़े थे, फ्यूचर टेंस के भी 4 काइंड पढ़े थे और पास्ट के भी हमने 4 काइंड्स पढ़े थे। जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर नहीं अटेंड किया है वो पिछला लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, और जो पिछला लेक्चर नहीं अटेंड करके आए हैं वो हमारे लेक्चर में आगे बन सकते हैं और पिछला फिर से कवर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग हिंदी वाक्यों में पहचान कैसे करेंगे। टेंस तो आप सबको आता है, लेकिन हिंदी वाक्य को देखकर कैसे पहचानेंगे कि यह कौन से टेंस में, क्योंकि हिंदी तो हमारी लोकल लैंग्वेज है, तो इसी में हम लोग समझेंगे पहले। तो सबसे पहले पहचान कैसे करेंगे, देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इतना तो आपके सर ने ही बताया था, तो मैं जो बता रहा हूँ उसमें और जो आपके सर ने बताया है उसमें अंतर क्या है उसको मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, अभी सस्पेंस नहीं खुलने वाला है। और अन्य शब्द आते हैं स्पेशल केस, इसी की तो मैं बात कर रहा हूँ। और कम से कम 15 ऐसी चीज़ें बताऊंगा, 15 ऐसे सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको देखने में नहीं लगेंगे और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही उनका ट्रांसलेशन होगा। मैं अपने वादे से पलटूंगा नहीं, आप सब बने रहिए बस। ठीक, पहले तो एक बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये हो गया राम जाता है। बचपन से तो हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि राम जाता है, राम जाता है, राम जाता है। ठीक, तो मैं भी वही पढ़ा रहा हूँ कि राम जाता है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। ठीक, सबसे पहले हम इसमें आइडेंटिफाई क्या करते हैं, सब्जेक्ट क्या है, यानी कौन जा रहा है। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो काम कर रहा है या जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। यहाँ राम है, राम क्या है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक, राम जा रहा है यानी राम के द्वारा क्या काम किया जा रहा है वह है हमारा वर्ब। ठीक, और इस सेंटेंस में और कुछ तो नहीं है कि राम बाजार जा रहा है। अगर बाजार जा रहा होता तो बाजार हमारा ऑब्जेक्ट होता, पर हालांकि अभी इस सेंटेंस में नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, ठीक, प्लस वर्ब। वर्ब किस फॉर्म में, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म में। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है। इसके बाद एस या ई एस, क्योंकि इसमें एक स्पेशल रूल है, एस या ई एस का प्रयोग करना होता है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है। मैंने आपको प्रोनाउन में बताया होगा, या आपने अब तक प्रोनाउन पढ़ा है तो आपको प्रोनाउन में सब्जेक्ट का सिंगुलर या प्लूरल रूप आपको पढ़ाया गया होगा। नहीं पढ़ाया गया तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आने वाले लेक्चर में आपको ये सब क्लियर करूंगा। वैसे मैं आपको भी बताऊंगा, भी थोड़ा सा नॉलेज दूंगा, सब्जेक्ट सिंगुलर कब होगा, प्लूरल कब होगा, किसे सिंगुलर कहते हैं किसे प्लूरल कहते हैं, पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एस या ई एस का प्रयोग करेंगे कब, जब सब्जेक्ट इफ ओ, एक सेकेंड, देखिए, एस एस या ई एस। ठीक, इसका प्रयोग कब करेंगे, देखिए, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर। ठीक, मैं जो लिख रहा हूँ वही एकदम सही है और एकदम बेसिक में एकदम क्लियर कट जो मुझे लिखना है मैं एकदम साफ साफ भाषा में लिखूंगा, बाकी सबकी तरह फंसाऊंगा नहीं। प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, शायद ही आपको किसी सर ने ऐसा लिख के दिया होगा कि बीच में सब्जेक्ट बोले इफ सब्जेक्ट या सिंगुलर। ठीक, ऐसा कोई लिखता नहीं है, मैंने भी आज तक जितने टीचरों से पढ़ा है उन्होंने कभी ऐसा नहीं लिखा और मुझे हमेशा डाउट रहता था। तो हमारा सेंटेंस क्या था, राम जाता है, तो इसमें हमने सब्जेक्ट क्या आइडेंटिफाई किया था, राम। तो सब्जेक्ट नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, राम। हमारा वर्ब क्या है, इसके बाद वर्ब चाहिए ना, जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या, जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। ठीक, गो कहते हैं। वर्ब हमारा किस फॉर्म में है, राम सिर्फ एक व्यक्ति है कि राम जा रहा है, राम अकेला जा रहा है, तो राम क्या है, सिंगुलर यानी एक व्यक्ति है। सिंगुलर के साथ हमें क्या यूज करना है, एस या ई एस। तो हम लोग क्या लगाएंगे, अगर प्लूरल में प्लूरल बनाते समय अगर लास्ट में ओ है तो ई एस लगाते हैं। हर केस में नहीं लगाते हैं, इसमें भी बहुत से एक्सेप्शन है, पर जनरली 99% चांस है कि ई एस लगता है, तो इसमें ई एस लगाएंगे हम लोग। अब हो गया ये प्लूरल। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो बस हमारा सेंटेंस यहीं पर एंड हो गया कि राम गोस। एक एग्जाम्पल में क्लियर नहीं हुआ है, मुझे भी पता है, मैं आपको और एग्जाम्पल दूंगा। देखिए, नितिन बच्चों को व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा है। या ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो जाएगा, आप सबको डाउट हो सकता है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा सा लिखता हूँ। देखिए इसे, नितिन बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता है। ठीक, इसमें मैं आपको सारे डाउट्स ले लूँगा। सबसे पहले हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे इसमें कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, यानी काम कौन कर रहा है। तो नितिन क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक, और इसके बाद हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, वर्ब आइडेंटिफाई करना है। साथ साथ हम लोग एक सीक्वेंस चलेंगे, पहले हमने सब्जेक्ट पकड़ा, अब हम लोग क्या पकड़ेंगे वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ाना। नितिन क्या काम कर रहा है, नितिन पढ़ा रहा है, तो ये हो गया हमारा वर्ब। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब के बाद हमने क्या देखा था, ऑब्जेक्ट, यानी नितिन पढ़ाता किसे है, ऑब्जेक्ट यानी किसे, मतलब किसे पढ़ा रहा है या कहाँ जा रहा है। अगर होता तो बाजार जा रहा है, तो बाजार जा रहा है वही इसका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हो गया, यानी बच्चों को क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहा है। ठीक, ये हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। इसका ट्रांसलेशन होगा, नितिन टीचर्स his students इंग्लिश। या इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नितिन टीचर्स इंग्लिश टू स्टूडेंट्स, यानी बच्चों को क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश टू स्टूडेंट्स। या इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, अगर इसको ग्रामेटिकली सही करें तो ये जो बच्चे लिखे हैं वो गलत है। ठीक, आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसको ट्रांसलेशन ऐसा किया होगा जो कि थोड़ा सा ग्रामेटिकली गलत है। अगर आम बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो ये सही है। इसका सही चीज़ क्या होगा, मैं लिख होगा, देखिए, नितिन टीचर्स इंग्लिश। ठीक, नितिन क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। ये इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। किसे पढ़ा रहा है, इंग्लिश टू बच्चों को है, तो यहाँ बच्चों के लिए हम लोग यूज करेंगे चिल्ड्रंस। जिन बच्चों ने यहाँ स्टूडेंट्स लिखा है वहाँ पर आप चिल्ड्रन कर लीजिएगा। मुझे पता है आप लोग, कई लोग बोल रहे होंगे कि सर स्टूडेंट्स लिखने की जगह चिल्ड्रन लिखना था, इसलिए हमारा सेंटेंस आप गलत बोल रहे हैं। नहीं बच्चों, वहाँ पर स्टूडेंट्स इंग्लिश, ये एक वर्ड ही गलत है। अगर बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर रहे हैं तो सही है, उतना चल जाता है, पर यहाँ पर अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो यहाँ चिल्ड्रन इंग्लिश में लिखे होते तब भी आपको गलत होता है। ठीक, आगे ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ। ठीक, मैं और एग्जाम्पल लूँगा, पर उससे पहले हम लोग आगे बात कर लेते हैं। इसमें अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमें
नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे करते हैं प्रयोग। देखिए इसमें सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास सब्जेक्ट प्लस ही डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक, एग्जाम्पल दूंगा, मुझे पता है बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं आएगा। नितिन बच्चों को अच्छी इंग्लिश नहीं पढ़ा पाता है। अगर ऐसा एग्जाम्पल दूँ तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स जाएगा। मैं छोटी सी देता हूँ, जतिन स्कूल नहीं जाता है। ठीक, या पप्पू भैया को ले लेते हैं हम लोग। पप्पू स्कूल नहीं जाता है। यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जैसा कि आपके सर ने पढ़ाया था, जिन वाक्यों के लास्ट में ता आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, और यहाँ नहीं आया है तो ये नेगेटिव को दर्शा रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, पप्पू। तो हम ऐसे लिख लेंगे, कलर चेंज कर लेता हूँ, मुझे पता है नहीं दिख रहा होगा। हाँ, क्या लेते हैं, येलो लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर, पप्पू। देखिए पप्पू हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके लिए प्रयोग करेंगे डज। ठीक, इसमें हम लोग यूज करते हैं डू या डस का। डू कब यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट। और डस का प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम लोग डस का प्रयोग करेंगे। इसके साथ जस्ट बाद इसके बाद नॉट का प्रयोग करना है। डज नॉट कहा नहीं जाता है, यानी अब हमें वर्ब का प्रयोग करना है। ओ, डाउट हो रहा होगा आप सबको, सर ने तो इस बार वर्ब को तो मेंशन ही नहीं किया है। सो नॉट यहाँ पे हमारा वर्ब रहेगा। यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद प्लस, देखिए मैं लिख देता हूँ, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक, डज नॉट, अब हमारा क्या चाहिए, हमें वर्ब चाहिए। वर्ब किस फॉर्म में चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में। तो वर्ब क्या है, जाता, यानी क्या इसका यूज होगा, गो, इसके लिए यूज होगा। ठीक, डज नॉट गो, कहाँ जाता, नहीं जाता है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। वेयर डज ही नॉट गो, स्कूल, यानी पप्पू डज नॉट गो टू स्कूल। ये हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे नितिन अच्छी इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। ये तो आप सबके ऊपर डिपेंड करता है आप मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। ठीक, इसके अलावा हम लोग इसमें एक इंट्रोगेटिव टाइप का भी सेंटेंस होता है, वो हम लोग देख लेते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, स्पेलिंग गलत होगी तो आप सब देखिएगा, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूँ। तो देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। डू या डज, ये डू या डज सब्जेक्ट के सिंगुलरिटी या प्लूरलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि डू फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, ओ सॉरी, अभी देखिए मैं क्या करता हूँ। डज, डज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड डू फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक, डू या डज प्लस इसके जस्ट बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, हमारा सब्जेक्ट यूज होगा जस्ट इसके बाद। ठीक, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स।
देखिए हमारे पहला एग्जाम्पल क्या था कि राम स्कूल जाता है, उसी को हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं कि राम कहाँ जाता है, या राम क्यों जाता है, या राम जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक, जैसे कि राम स्कूल जाता है, हमारा एक प्रश्न देख लेते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, ये तो डिपेंड करेगा कि हम लोग किस सेंस में पूछ रहे हैं। जो हमारे सामने है उसके एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है कि वह पूछ क्या रहा है। राम स्कूल जाता है, इसका सिंपल जवाब होगा हाँ या नहीं। ये यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव दो टाइप्स के होते हैं, एक WH टाइप यानी जिसमें WH से स्टार्टिंग होने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, ऐसे टाइप से क्वेश्चन, वो WH टाइप इंट्रोगेटिव होता है। ये यस और नो टाइप है। इसका सिंपल जवाब होगा राम स्कूल जाता है या स्कूल नहीं जाता है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है ये किस टाइप के लिए है, ये यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव है। ठीक है बच्चों, ये यस या नो टाइप है। मैं इसलिए स्लाइड पे सामने से हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको स्ट्रक्चर लिखना हो। देखिए इसका कैसे बनेगा, राम हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके लिए प्रयोग होगा डज। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो हम लोग सब्जेक्ट को ले आएंगे अपने राम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज राम गो। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है, हमने एक बार अपने वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल बना लिया है, यानी डस को हमने एक बार प्लूरल बना लिया है, इसलिए हमें गो के साथ ES लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग ES लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक बार ES का प्रयोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर गो प्लूरल में रहेगा, सो ES नहीं रहेगा। डज राम गो टू स्कूल। हाँ हाँ मुझे पता है, बोल रहे हैं सर कब से सिंगुलर का एग्जांपल दे रहे हैं, मैं प्लूरल का भी एग्जांपल देता हूँ। देखिए क्या होगा इसका एग्जांपल, बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक, ये आप में से कोई पूछ रहा है, जैसे आपके घर वाले पूछ रहे हैं कि आप आपके मम्मी पापा से कि आपके बच्चे क्या स्कूल जाते हैं, तो बच्चे आपके क्या हो गया, देखिए डू। बच्चे यहाँ प्लूरल है पहले से ही, इसलिए हम लोग डू का यूज़ करेंगे। डू का हमने जैसे ही डिफाइन किया था कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है, तो डू चिल्ड्रेन। सब्जेक्ट हमारा क्या है, बच्चे यानी चिल्ड्रेन। कहाँ जाते हैं, जाते हैं यानी गो। यहाँ पे तो वैसे भी ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं होता क्योंकि ये पहले से ही सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है। तो द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप का भी एक एग्जांपल दूंगा और करवाऊंगा। इसके बाद हम लोग ये लेक्चर आज यहीं समाप्त करेंगे। बाकी इसको मैं डीप डिटेल में, जो सस्पेंस था मैं ज़रूर खोलूँगा, बस मेरे ऊपर भरोसा रखिए। आगे आने वाले 2 लेक्चर में आपका सस्पेंस खोलूँगा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो WH टाइप होता है, WH टाइप, WH टाइप इस देखिए इसमें कैसे प्रकार के क्वेश्चन, जैसे सेंटेंस होता है इसमें किस प्रकार के वाक्य शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ETC। ठीक, देखिए रहिए ये है हमारा WH टाइप, इसी को कहते हैं WH टाइप। सो ये यही सब आता है WH टाइप में। तो इस तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए WH टाइप वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म विदाउट SEIS। यहाँ पर SEIS का प्रयोग नहीं करना है, सब्जेक्ट सिंगुलर में हो या ना हो। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सॉरी यहाँ पर एक चीज़ और मिस हो रही है, एक सेकेंड। ये चीज़ यहाँ पर आएगा प्लस डू या
डज। ठीक, WH टाइप वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। डू या डज का प्रयोग पहले की तरह ही सिंगुलर या प्लूरल के साथ मैंने आपको बता दिया है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, राम कहाँ जाता है। तो एक एग्जांपल हो गया इसका, जैसे राम कहाँ जाता है। तो सब्जेक्ट तो मैंने आपको आइडेंटिफाई करना सिखा दिया है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए WH टाइप, इसके लिए क्या प्रयोग होगा, वेयर। ठीक, डू या डज, डज सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए डज का प्रयोग होगा। वेयर डज राम, अब हमारा सब्जेक्ट था, इसके बाद सब्जेक्ट आया, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेयर डज राम गो। ये तो आपको ही पता होगा कि राम आपका दोस्त है, राम कहाँ जा रहा है। आगे ही मैं आपको ऐसे ही दमदार तरीके से इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए मेरे साथ चैनल बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।